लोधी आए, तो हमारे 5 ऐसे वंश हुए जो दिल्ली सल्तनत पर हुए। तो दिल्ली सल्तनत में से 5 वंश ही क्यों भैया, आपका मुगल्स को दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं रखा जाता? तो आप सब लोगों को जानना चाहिए कि जो मुगल थे उनका हेडक्वार्टर या उनका सेंटर हो गया था आगरा। दिल्ली उनका सेंटर नहीं रहा था, इसलिए मुगलों का जो केंद्र है उसको दिल्ली ना मान करके क्या माना गया है, आगरा माना गया है। इसलिए दिल्ली सल्तनत में कितने हैं हम सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो 5वां वंश था आपका लोधी वंश का खात्मा करके आपका मुगल इस देश में आए थे। तो हम जो अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे आने वाला हिस्ट्री जो हमारा होगा वो होगा, बताओ गौरी की डेथ कब हुई है? तो 1206 में गौरी की डेथ हुई, और 1206 से लेकर के जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं हो जाता 1526 एडी, ये जो टाइम है ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है। इसको हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत, DS4 दिल्ली सल्तनत। कितने ईयर्स हो गए टोटल? अगर मैं आपसे पूछूं कितने वर्षों का हिस्ट्री हो गया टोटल, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 320 वर्षों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ 320 ईयर्स। और इस बात को कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, 5 ही क्यों हुए? क्योंकि इन सब की जो कैपिटल है इनमें से सभी की, मतलब एक आध को हम छोड़ेंगे, बताएंगे कि दिल्ली बाद में कैपिटल बनी आपका, उससे पहले लाहौर भी थी, तो ज्यादातर का जो सेंटर रहा वो दिल्ली रहा, इसलिए दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 वंश हुए। इतनी सी बात में कोई दिक्कत, इसलिए कहाँ से आई जी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय में जिसके हाथ में शक्ति थी या सत्ता थी, ठीक है, तो वही अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना लेता था। जैसे कि राजा एक अलग कानून था और जो कोई किंग भी था उसका एक अलग कानून था, हाँ या ना? इतनी तो समझ आप सब रखते होंगे, तो आप कहेंगे हाँ जी अलग अलग कानून थे। अब ए और बी राजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी थे। ए और बी राजा ऐसा भी चाहते थे कि मैं इनकी जो है इस संपत्ति को हड़प लूं या इनके राज्य क्षेत्र को मैं हड़प लूं। अब राज्य क्षेत्र यदि हड़पेंगे तो सेना की आवश्यकता होगी, और सेना के बहुत सारे काम होते थे, चाहे वो आपका घुड़सवारों की मालिश करना, या मतलब जो घोड़े होते थे घुड़सवारों की भी सेवा आप समझिए, जो उच्च अधिकारी होते थे उनकी सेवाएं करना, या मान के चलो आपका जो फसलें आदि होती थी राजा की, या कहीं पर पानी की सप्लाई करनी है सेना के लिए, या घायलों को उठाना, या सामान कहीं पर लूटा गया उसको उठा के ले जाना है, तो ये सब काम कौन करते थे? ये सब काम जो है दास के रूप में भरते हुए सैनिक करते थे। तो इस तरह से दास हुए। अब ये दास कहाँ से आते थे? तो दासों के पहले बाजार लगते थे, यानी कि स्लेव्स की भी मार्केट होती थी। जैसे किसी ने अटैक किया ए राजा ने बी राजा पर, और वहां उसने उस क्षेत्र को जब जीत लिया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पर जो बलशाली लोग हैं उनको बंदी बना लिया कि भाई मार्केट में इनको बेचा जाएगा और लोग अपने अपने काम के लिए इनको खरीदेंगे, ठीक है, तो अपने खेतों के लिए खरीदेंगे, बहुत सारे आपका जागीरदार लोग होंगे, तो गुलामों को बेचा जाता था, कहने का मतलब है। गुलामों के बाजार होते थे, और गुलामों के जब बाजार होते थे तो गुलाम जो बेचने वाला व्यक्ति होता था वो कई बार तो उनकी स्किल्स देखा करता था। एक स्किल्स का मतलब ऐसे है कि भाई कोई ये गुलाम है, पर्टिकुलर कोई एक्स पर्सन है, आप सोचिए, अगर उसको थोड़ी साहित्य की समझ दे दी जाए, उसको थोड़ी इतिहास की समझ दे दी जाए, यानी लिटरेचर उसको सिखा दिया जाए, हिस्ट्री उसको सिखा दी जाए, थोड़ा आर्ट में उसको परफेक्ट कर दिया जाए, या उसको युद्ध कला में अच्छा कर दिया जाए, यानी कि उसको जो है आपका एक सोल्जर की भांति लड़ना सिखा दिया जाए अच्छा, तो उसकी एक अच्छी कीमत फिर उसको मिल जाएगी या नहीं, जब वह उसकी विशेषताएं बताएगा। जैसे आजकल भी एड्स आते हैं, आप सब प्रमुख राजा, जैसे इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, या इस वंश में दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जिसने उस साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया इल्तुतमिश, और आपका यहाँ पर एक क्रूर शासन की स्थापना करने वाला, एक भय का शासन स्थापित करने वाला बलवन, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दास हैं। यानी इस वंश में टोटल 11 शासक हुए, उन 11 शासक बोले, ऐसे बोले 10 शासक और 1 शासिका, तभी हम सही होंगे। तो उन 11 में से सिर्फ कितने स्लेव हैं बताएं? कितने लोगों के नाम मैंने आपसे लिए? तो आप कहेंगे 3 ही दास थे, तो फिर 8 तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया 3 वह हैं जिनका प्रभुत्व रहा, जिन्होंने शासन को बहुत मजबूती दी। लेकिन फिर बाद के आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात पर विचार किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐबक जो है, ऐबक जब गद्दी पर बैठा आपका, तो उससे पहले ही गोरी की मौत हो गई, और वो मतलब एक लगभग गुलाम था आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा आपका 1211 में, लेकिन उससे बहुत पहले 6 वर्ष पहले ही उसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। यानी उसके शासन पर बैठने से 6 वर्ष पहले ही उसकी स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई थी। तो क्या फिर उसको जब वो गद्दी पर बैठा तो दास कहना उचित है? तो आप कहेंगे फिर तो कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके अलग अलग विभाजन किए हैं। उन विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उन्होंने कहा है कि भाई अब इसको गुलाम या दास वंश को बोलिए मामलूक वंश। मामलूक मतलब क्या होता है? मामलूक जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्वामित्व, ऑनरशिप, यानी ये तो अपने डिसीजंस के खुद मालिक थे, ये तो एक सुल्तान की तरह रहे, तो ये तो किसी के दास नहीं रहे जब इन्होंने शासन किया। तो अब ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, जो आज वर्तमान के आधुनिक इतिहासकार हैं, वो क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे फटाफट से मामलूक। अब आप अपनी तरह से इसको तय करेंगे, आपको बोलना हमने बताई, तो आपको आप कहेंगे भैया ये गोरी का गुलाम था, तो इसकी हिस्ट्री जानिए, लिखना मत, थोड़ा सा लिखे ना इस बात को। जैसे कहीं किनारे पर अगर हम बात करते हैं ऐबक के उदय की, ऐबक जिसको कई बार तो चंद्रमा का स्वामी अलग अलग नामों से बोला गया, कोई स्वामी नहीं था, बहुत क्रूर व्यक्ति था, बिल्कुल सुंदर नहीं था, ठीक है, और ये ऐबक जो गद्दी पर रहा ये 1206 से 1210 तक रहा, ये तो इसका शासनकाल है। लेकिन अगर हम ऐबक के उदय की बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि लोग खरीदारी करते थे। एक काजी था, काजी का मतलब होता था जज, पुराने समय में काजी जज को कहते थे। एक काजी था आपका अजीज, मिर्जा अजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, मिर्जा अजीज बोल दीजिए, मिर्जा अजीज कुफी भी बोलते हैं, कई बार इसको आपका नाम कोकी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसने क्या किया कि इसने इसको खरीदा, अजीज कोकी ने खरीदा था इसको, और अजीज कोकी ने जब इसको खरीदा तो अजीज कोजी की तो डेथ होगी, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इसके पुत्रों ने इसको बेचा। और कौन इसका खरीदार था? तो आप कहेंगे गोरी इसका खरीदार था। किसने खरीद लिया इसको? इसको खरीदा गोरी ने, क्योंकि वो तो एक शासक था, युद्ध अभियान पर निकल रहा था, तो उसने जो है उनको जरूरत होती थी तो गोरी ने इसको खरीद लिया। गोरी के यहाँ पहुंच करके ऐबक ने बहुत मतलब अच्छे तरीके से प्रगति की, और उस टाइम पर प्रगति का प्रतीक माना जाता था, एक टाइटल दिया जाता था अमीर अखूर, अमीर ए अखूर, या अमीर आखूर भी कई बार आपको नाम मिलेगा। इसका मतलब होता था, अमीर आखूर का मतलब होता था अश्वशाला का अध्यक्ष, यानी जहां पर घोड़े बंधे रहते थे वहां पर उसकी साफ सफाई, मतलब अन्य कर्मचारियों से ये कराता था, कितने घोड़े हैं, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, युद्ध के लिए तैयार हैं घोड़े, बीमार तो नहीं है कोई, तो इसको बोलते थे हेड ऑफ स्टेबल, हेड ऑफ स्टेबल। अश्वशाला समझ गए ना, या अस्तबल भी आप कह सकते हैं, जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं। और इसी के बाद में ये बनता है अमीर आखूर, और अमीर आखूर के बाद में बन गया गोरी का दामाद। मतलब ये सम्मानजनक जो है पद माना जाता था उस टाइम पे, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो जैसे जैसे इसकी तरक्की हुई तो गोरी ने क्या है, गोरी बहुत प्रभावित हुआ, तो अपनी लड़की की शादी भी उसने इससे की। बाकी चीजें मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था कि जब उत्तर गोरी के साथ में ऐबक रहा, और ऐबक का जो प्रथम, इसको सोचो कि इसने स्थापना कर दी, इसको इतिहासकार ये कहते हैं कि बेशक वो बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आगे आने वाले 320 वर्षों के लिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसलिए आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसको बहुत कमजोर भी नहीं मान सकते, क्योंकि उसने आगे आने वाले राजाओं के लिए एक वे सेट कर दिया। अदर नेम्स ऑफ ऐबक क्या क्या नाम है? चैरिटी, डोनेट करता हो जो। लेकिन इसका बहुत सारे इतिहासकारों ने विरोध किया कि नहीं, उसने जो दान किया वैसे मुस्लिम व्यक्तियों के लिए किया, हिंदी व्यक्तियों को, जो जितने भी आपका हिंदू व्यक्ति थे उन सब पर तो उसका शासन, ना तो उसने उनको दान दिया और वो तो उसके जो है अत्याचार की ही चपेट में आए, तो उसको मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, ठीक है। लाख बख्श ऐसे इसको बोला कि कई जगह बोला गया कि भाई तो पी मासिर पर जब रिसर्च होती है तो पता चलता है ताजुल मासिर में बहुत सारे तथ्य ऐसे लिखे हुए हैं जिनका ना तो कोई सिर है ना पैर है। तो ताजुल मासिर पर जो आपके आधुनिक इतिहासकार हैं वो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सवाल उठने के बावजूद भी वो आपका दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय इतिहास है और सबसे ज्यादा मान्य भी वही है। उसको अब मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि असल निजामी ने उसको 2 पार्ट में लिखा है, एक तो 1217 तक का इतिहास और एक 1217 से लेकर के 1229 तक का इतिहास। तो ताजुल मासिर जो पुस्तक है उसमें हसन निजामी ने लिखा है, ओके। पील बख्श को कहने वाला व्यक्ति, अगली चीज क्या आएगी?
बड़े इंपॉर्टेंट में राजा थे, जब वो गद्दी पर बैठते थे तो वो क्या करते थे कि भाई अपने नाम का खुद का एक एप्रिसिएशन लेटर जारी करते थे। जैसे कि भाई आप अच्छे काम करें तो आपके बारे में कोई और व्यक्ति बताना चाहिए ना आपके अच्छे काम, या आप खुद ही कोई अच्छा काम करें और अपने नाम का ही एक एप्रिसिएशन लेटर जारी कर लें, प्रशंसा पत्र, कि मेरे मेरे ये काम जो है इतने इतने अच्छे काम हैं और अप्रूव्ड बाय मी, मेरे खुद के द्वारा ही जो है सत्यापित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर ने जो अपना शासन चलाया तो वो किसको सम्मान देता था? गोरी। आप कहेंगे गोरी अपने भाई को बहुत सम्मान देता था, गयासुद्दीन को, जब वो शहाबुद्दीन था, मैंने कहा था उसका भाई उधर आपका गौर में शासक था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये क्या कहता है? ऐबक कह रहा है कि भाई मैं तो मतलब एक मलिक हूँ, एक सेनापति हूँ, और मतलब खुद को गोरी का गुलाम एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कह रहा है कि मेरा जो शासन है वो सारा जो है वो गोरी को समर्पित है, ठीक है? तो इसलिए अपने नाम की ना कोई प्रशंसा करवा रहा है, ना अपने नाम का कोई सिक्का कि भविष्य में चलेगा, तो खुद को कह रहा है सिर्फ मलिक और सिपहसालार। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इसका व्यवहार जो दिखाया गया है, ठीक है, इसका जो व्यवहार दिखाया गया है वो थोड़ा सौम्य दिखाया गया, मतलब कि भाई एमिएबल है थोड़ा सा। तीसरी चीज क्या आती है ऐबक के नेचर के बारे में? ये साइकिल तो लिख लिया करो कहीं, काकी के गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कहाँ पर रहते थे? अजमेर में रहते थे, और भारत में सूफीज्म की स्थापना की किस बात के लिए, क्या उद्देश्य था? हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है उसको काटने के लिए, कि भाई आपका जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का गैप पैदा किया जाता है, ये चंद वर्ग अपने हित के लिए पैदा करता है, और इसमें फिर बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वासी हो जाते हैं, बिना किसी विचार के अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस खाई को खत्म करना चाहिए, और ऐसे ही मुसलमानों के बीच जो खाई थी तो वो इसके शिष्य थे। फिर क्या बताते हैं कि एक हम जगह बोलते हैं जो कुतुब मीनार के आसपास की जगह, उसको बोला जाता है कुतुब मीनार परिसर, ठीक है? तो उसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में इनमें से कौन सा नहीं है? ये तो मैंने बताया, तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये भी कहाँ पर है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है? ये है आपका साथी, अगर बोले 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में बहुत सारी आपका स्टोरीज हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े के सामने लिखना थोड़ा सा। 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 दिन, और 2.5 दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं भैया, 2 दिन में 48, और 2.5 दिन में आपका कितने हो जाएंगे? 60 घंटे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है खड़ा हुआ है 60 घंटे में बना है, 60 आवर्स में। तो 60 घंटे का मतलब क्या था? और ये अजमेर में बना। आप सबको पता होना चाहिए, भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए, बाहर से आक्रमण करने वाले व्यक्ति आए, तो ज्यादातर ने क्या किया है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा। सबकी कहानी रही, क्योंकि भाई जो सेना थी उस सेना के अंदर जोश भरने के लिए उन्हें काम करना होता था। भाई सेना किस विचारधारा पर एकजुट रहेगी? अगर वो संभाव की बात कर देते, अगर वो दोनों से बराबर बात कर लेते कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो सेना का जोश तो मतलब वो लूट मार करना रहता, फिर वो उतना आक्रामक तरीके से ना लड़ती। तो ये क्या है? ये भी एक टेंपल था, और ये टेंपल था आपका अजमेर में। आपका एक शासक हुए, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी उनकी वंशावली में एक शासक हुए हैं, विग्रहराज फोर्थ। तो विग्रहराज फोर्थ ये जो है आपका संस्कृत का महाविद्यालय इस जगह पर हुआ करता था। लिख लेना इस बात को, वहीं पर लिख लेना छोटा सा, संस्कृत महाविद्यालय, सिर्फ इतना सा लिख लो। पहले क्या था? ये एक संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, संस्कृत महाविद्यालय, और जिसको किसने बनवाया था? विग्रहराज फोर्थ ने। अजमेर के एक शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, यानी इनसे पहले 3 और हुए थे ऐसे विग्रहराज। विग्रहराज फोर्थ ने इसको बनवाया था। और यहाँ पर एक कवि थे इनके राज दरबारी, हरिकेल। हरिकेल किसके दरबार में रहते थे? तो आप कहोगे वो विग्रहराज के दरबार में रहते थे, और उनकी संस्कृत की कुछ पोयम्स थी, कुछ लाइन्स थी जो उस टेंपल पर लिखी हुई थी, उन सबको तोड़ दिया गया, और वहाँ के स्थानीय लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका बंदी बना करके ये आदेश दिया कि जब ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तभी आपको खाने को मिलेगा। तो कहते हैं भूखे प्यासे कई मजदूरों की तो यहाँ पर जो है मौत हो गई इसको बनाते समय। तो ये बहुत तीव्र कवि थी, वो चाहता था कि इतने में निकलूं, तो रास्ते में उसने उसको तोड़ को बनवाया। तो तोड़ने में और बनने में ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, इसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे मजदूर लगा करके जबरन काम करके उनको ना पानी दिया गया, ना उनको खाना दिया गया, ठीक है? और लगभग 60 घंटे में, खाने तभी मिलेगा जब ये तैयार हो जाएगा, 60 घंटे में बना, इसलिए इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का। ऐबक ने काम शुरू कराया था तो 1199 में शुरू कराया था, तो लिख लेना 1199 में इसने शुरू कराया था। इल्तुतमिश ने इस काम को 1221 में पूरा कर लिया था। और यहाँ पर आता है आपका जो 5वीं मंजिल है, जो इसका 5वीं स्टोरी है, या 5th फ्लोर आप कह सकते हैं, जो 5वीं मंजिल है वो किसने बनवाई है? 5वीं मंजिल आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। पहले इसको ये भी कहा जाता है छोटी छोटी, इसमें जो है ऊपर वाली मंजिलों में 3 मंजिलें अंदर की तरफ थी, लेकिन मतलब मुख्य रूप से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति भी है जिसने इसको मतलब रीबिल्ड कराया 1368 में, 68 नहीं 1351 रहा ना वो, हाँ 1368, ठीक है, 1368 में उसने इसको पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण का कारण क्या था कि भाई यहाँ दिल्ली में समय पर बिजली गिर गई थी इस पर 1368 में, तो इसकी मरम्मत कराई उसने। मरम्मत बोल सकते हैं या पुनर्निर्माण बोल सकते हैं। पुनर्निर्माण शब्द वैसे जो है ना सही सटीक नहीं बैठता है शब्द पर, क्योंकि पुनर्निर्माण का मतलब है जब किसी चीज का वजूद एकदम खत्म हो जाए और थोड़े बहुत अवशेष बचे उसको फिर से बनाए, तब होता है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हम कह रहे हैं उसको उसने क्या करा दिया? रिपेयर करा दिया, मरम्मत। तो मरम्मत शब्द ज्यादा सही सटीक रहेगा, ठीक है? फिर इसके बारे में याद रख लेना, 1505 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में भूकंप आया था 1505 में, तब ये क्षतिग्रस्त हुई थी। सिकंदर लोदी ने क्या कराई? इसकी मरम्मत कराई है। सिकंदर लोदी रिपेयर्ड इट इन 1505। अभी मैंने आपको बताया कि आप कहेंगे भी एक छोटी सी बात, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाइट कितनी है इसकी? तो 70 to 5 है, लेकिन उसको कई बार हम 73 मीटर भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 73 मीटर। एक इसको हम लिखेंगे यूनेस्को की दक्षिण भारत की कौन सी बताई थी मैंने आपको सबसे पहली? जब मैं इस्लाम के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं था भारत में इस्लामिक लोग कि भाई कासिम के आक्रमण के बाद ही आए, पहले भी आते थे व्यापार के लिए। तो उन्हीं व्यापारियों में एक व्यक्ति था जिसने केरल में चेरामन जुमा मस्जिद बनाई थी। कहाँ पर है सबसे पहली मस्जिद? तो उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब हमको वापस आना है, ठीक है? बात क्लियर है? ये बहुत जरूरी फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ना है। आपको लगेगा कि नहीं मैं 4 लाइन पढ़ लूँ और इसलिए आपको इस तरह के आकार दिखें, उसको हम बोलते हैं मेहराब कला। जैसे मैं अभी हमने कुछ इमेज देखी थी, तो वापस उस चीज को हम वेरीफाई करते हैं कि आपको अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपको क्या दिखता है? गुंबद कला दिख रही है या मेहराब कला दिख रही है यहाँ पर आपको? तो आप कहेंगे ये मेहराब आर्ट है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्क आर्ट बोलेंगे, आर्क आर्ट। यहाँ पर भी देखेंगे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आर्क आर्ट दिख रही है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये दिख पा रहा है आपको? इमेज क्लियर है ना भैया? थम्स अप करके मुझे बताना एक बार। तो आप कहेंगे हाँ, यानी ऊपर से जो गोलाकार है, ये थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म है आपका, थोड़ा गोलाकार रूप में है, तो उसको गुंबद कहेंगे। और अगर आपका आप देखेंगे ऐसे थोड़ा सा मतलब एक शार्प एज अगर उसमें हो, एक आपका पैना किनारा हो, तो उसको बोलते हैं हम फिर आपका क्या? उसको फिर हम बोल देंगे मेहराब कला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत कितने पार्ट में प्रकाशित हुई थी किताब? तो आप कहेंगे ताजुल मासिर में एक पार्ट तो मिलता है आपका 1217 तक, लेकिन फिर इसका दिल नहीं भरा, तो उसने कहा नहीं एक पार्ट और लिखेंगे आगे, और दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है 1217 से 1229। 1229 तो इसको मतलब सबसे ज्यादा रेफरेंस माना जाता है। ऐबक की बात अगर हम करें आगे चल के, ऐबक की मृत्यु, अभियान इसके सारे के सारे साथ में है मोहम्मद गोरी के। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हिस्टोरियन के बाद में कि भाई जो ऐबक था, ऐबक की जब डेथ होगी 1210 में, तो ऐबक का बेटा है कौन? आराम शाह। कहते हैं आराम शाह गद्दी पर आया, लेकिन सिर्फ एक ही इतिहासकार इस बात को कहता है, ठीक है? वो कौन है? मैंने कहा हसन निजामी। इसलिए उसकी बातें झूठी पड़ती हैं, क्योंकि मिनहाज सिराज जो इल्तुतमिश के समय पर उसका कोर्ट हिस्टोरियन हुआ, उसका दरबारी इतिहासकार था, और अन्य सभी इतिहासकारों ने इस बात को माना है कि ऐबक की अपना कोई पुत्र नहीं था, उसके सिर्फ 3 लड़की थी, 3 बेटी थी उसके कोई बेटा ही नहीं था।
तो अगर बेटा नहीं था तो आप जानते हैं पहले तो गद्दी पे बैठने के लिए तो आपका वो राजा का बेटा यानी वंशानुगत प्रणाली एक तरह से होती ही थी सब जगह, भाई अधिकारी जो होगा वो राजा का बेटा होगा। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति उससे ज्यादा पावरफुल हो तो वो उसको रिप्लेस भी कर सकता था, हटा भी सकता था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो गद्दी पर बने रहेगा, मतलब जो गद्दी रहेगी वो उस व्यक्ति के पास रहेगी जिसके पास में पावर्स है ना, जिसके पास में शक्ति है उस गद्दी पर बने रहने की वो उसको मिलेगी। तो उसी क्रम में क्या होता है, अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर दो धड़ विकसित होते हैं, दो धड़ विकसित होते हैं। इसमें दो लोग थे, तो दिल्ली में जो सरदार एक्टिव थे, सरदार से मतलब हम बोलेंगे जो उस समय के शासन में प्रमुख व्यक्ति होते थे, सेनाओं में होते थे या राजनीतिक कार्यों में होते थे। और एक गुट था उस समय लाहौर के सरदारों का, लाहौर के सरदार, क्योंकि ऐबक की राजधानी कहाँ पर है, ऐबक का मतलब दो तरह की राजधानी आपने बताई थी, मुख्य राजधानी तो उसकी लाहौर में ही थी, लेकिन जो अपना सेना का विभाग या सेना का सामान वो रखता था सारा इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में रखता था। तो दो जगह से उसका शासन चलता था, है ना, और दो जगह के शासन में प्रमुख लाहौर था। तो यहाँ पर भी उसके जो है करीबी लोग थे, तो ये तो कैपिटल ही है, और यहाँ पर भी उसके करीबी लोग थे। तो जितने भी दिल्ली के सरदार थे, अभी तक शासन कहाँ से चल रहा था, लाहौर से। तो लाहौर के सरदार क्या चाहेंगे कि भाई शासन कहाँ चलता रहे, लाहौर में ही चलता रहे। भाई जैसे आपकी जॉब लगेगी तो आप क्या चाहोगे, होम स्टेट चाहोगे कि नहीं भैया हमको तो जो है युगांडा भेज दो, सबकी चाह होती है। तो लाहौर के सरदार ये तय करना चाहते थे कि भाई ये यहीं पर रहे, और लाहौर के सरदारों में से जो व्यक्ति है वहीं पर है एक व्यक्ति आराम साहब। तो ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि आराम साहब ऐबक का पुत्र नहीं है, ठीक है, जर्नल किताबों में लिखा होता है ऐबक का पुत्र है, लेकिन आराम साहब के पक्ष में ये लोग हुए। दिल्ली के सरदार इस बात से खिलाफ हो गए, दिल्ली के सरदारों ने कहा नहीं, कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दिल्ली के सरदारों के पक्ष में हो। तो उस समय आपका यूपी में एक्टिव थे, तो बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ और आपका बदायूं तक ये सारे क्षेत्र जीत रखे थे उस समय तक इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश जो उस टाइम पे कमांडर था आपका कहाँ पर, बदायूं में। तो दिल्ली के सरदार किसके पक्ष में आ गए, इल्तुतमिश। ये तो चाहते थे इल्तुतमिश बैठे, लेकिन लाहौर में क्योंकि कैपिटल थी तो इनको तो यहीं कहीं पर काम करना है जहाँ पर पहले से राजधानी, तो उन्होंने तुरंत जल्दबाजी में आराम साहब को गद्दी पर बैठाया। तो गद्दी पर कौन आया इसके बाद में, आप कहेंगे लाहौर के सरदारों ने आराम साहब को गद्दी पर बैठाया। इसकी डेथ होती ही, ऐबक की डेथ होती ही, और आराम साहब जो 1210 में शासक बना और 8 महीने तक शासक रहा, क्योंकि दिल्ली के सरदारों ने अपनी तैयारी कर ली और उन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, इसको आपका चलते हैं और हराते हैं। तो लाहौर के सरदारों ने, क्योंकि ये पहले से कैपिटल के पास में थे, अब उन्होंने लाहौर के सरदारों ने जब आराम साहब को बुलाया तो इन्होंने 10 बुलाया, इल्तुतमिश अपनी सेना लेके जाता है और एक वॉर लड़ा जाता है इनके बीच में, इनके बीच में एक वॉर लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है वॉर ऑफ जूड। कौन सा, जूड का युद्ध इसको बोलते हैं, जूड का युद्ध दिल्ली के समीप लड़ा गया, वॉर ऑफ जूड इसको कहा गया। इसमें क्या हुई, दिल्ली के सरदार इल्तुतमिश जो है इसके पक्ष वाले लोग, इनकी विजय होगी, ये इसको जीते। तो आराम साहब को क्या कर दिया गया, आपको पहले बंदी बना लिया गया, बाद में उसको मरवा दिया गया। तो आराम साहब याद रख लेना, इसका सिर्फ 8 महीने का शासन रहा। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है वो मैंने बता दिए, सिर्फ 8 महीने का शासन रहा। कौन से पक्ष को मानेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस बात को मानेंगे, मैंने आपको जो तर्क दिए कि क्या ये ऐबक का पुत्र था, तो आप कहेंगे अगर ये सच में, दूसरा पक्ष और हम इस पर विचार कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सारे इतिहासकार ने कहा है कि उसकी 3 बेटी हैं, सिर्फ ताजुल मासिर को छोड़कर, यानी सिर्फ और सिर्फ हसन निजामी को छोड़कर। यहाँ पर दूसरा पक्ष आप देखेंगे कि अगर ये सही मायने में इल्तुतमिश का, ये सही मायने में ऐबक का बेटा रहा होता तो जो सरदारों का संगठन था वो इसकी इतनी खिलाफत ना करता कि भाई आपका उसके बेटे के खिलाफ इतनी खिलाफत हो जाती, किसी का सीधा अटैक हो जाता और बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते। ओके, क्या है वो, कहाँ लेके आया, कैपिटल लेके आया ये आपका दिल्ली, दिल्ली इसने राजधानी बनाई और इसी वजह से इसको कहा जाता है सल्तनत काल से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या बोलेंगे, दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक। सल्तनत काल को दिल्ली किसने पहुंचाया है, मतलब आपका उज्बेकिस्तान के बराबर में, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ, इसके पिताजी है इलम खान। अब इसको नोट मत करना, बस स्टोरी समझे। दरअसल में इल्तुतमिश क्या था कि जब वो पैदा हुआ तो कहते हैं कि इल्तुतमिश बहुत सुंदर था, और सुंदर होने के साथ में वो बुद्धिमान भी था। अभी थोड़ी देर बाद में उसकी योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि कितना मतलब धैर्यवान था इल्तुतमिश। तो आप उसके मतलब धैर्य से सीखोगे थोड़ा बहुत, ये धैर्य आपके अंदर भी होना चाहिए। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि जब वो बच्चा था छोटा था तो उसके पिताजी उसको बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वो देखते हैं कि इंटेलिजेंट भी है लड़का, सुंदर भी है। तो उसके जो बाकी के भाई थे वही उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, वही से जलस फील करने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब उनके पिताजी वहाँ मौजूद नहीं होते, उसके पिताजी तो इल्तुतमिश को बाहर भी नहीं निकलने देते थे। उनको पता था कि ये चर्चित हो चुका था व्यक्ति छोटा सा कि भाई आपका बुद्धिमान है थोड़ा सा और सुंदर भी है, तो उनको डर था, दास प्रथा अपने चरम पे हुआ करती थी, कहीं कोई किडनैप न कर ले, बेच ना दे कहीं बाजार में जाकर के। तो इसके पिता ने तो अनुमति नहीं दे रखी बाहर निकलने की, लेकिन इसके भाइयों ने, एक दिन जब इनके पिता नहीं थे, भाइयों ने उठाया, वहाँ अरब के जो है व्यापारी आए हुए थे कुछ, उन्होंने लगे हाथ छोटे बच्चे को बेच दिया। बहुत थोड़ी छोटी उम्र थी, मतलब इसका कोई सिद्ध नहीं होता कितनी उम्र थी। तो वो ले गए इसको, कहते हैं कि ये इतना सुंदर था कि इसका कई बार खरीद फरोख्त हुआ, मतलब बाजारों में 3-4 बार बेचा गया, समझ रहे हैं आप। तो जब 3-4 बार बेचा गया तो एक व्यक्ति का नाम जिक्र आता है, जमालुद्दीन का। खरीदार कौन था इसका, इसका खरीदार था जमालुद्दीन, इसको 3-4 मतलब प्रोसेस से घूमते इसको प्राप्त हुआ। और जलालुद्दीन ने क्या किया, इसको ट्रेंड किया। अब ये समझ गया था कि भाई इसके अंदर प्रतिभा है, इसने क्या किया, इसको सैनिक शिक्षा दी, इसको पढ़ाया भी, आर्ट भी इसको सिखाई, इसको लिटरेचर भी बताया, थोड़ी हिस्ट्री भी इसको बताई कि कौन कौन से वॉर लड़े गए हैं, कुछ कहानियां इसको सुनाई गई। और फिर ये इतना चर्चित हुआ कि अगर मैं आपसे बताऊं कि जो बुखारा का बाजार था, जो ईरान में बाजार लगता था, तो वहाँ एक बार मोहम्मद गोरी गया हुआ था, ऐबक नहीं, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जब गया हुआ तो मोहम्मद गोरी ने देखा, मोहम्मद गोरी की नजर गई उसमें, मोहम्मद गोरी को लगा भाई मलूक सा लड़का है, और जाके उसको पता चला तो उसने बताई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई ये विशेषताएं हैं इसमें। तो उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम इसको खरीदेंगे 100 दिनार में। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं, इतने में नहीं देंगे, महंगा है। तो कहते हैं कि भाई गोरी ने लगातार इसकी कीमतें बढ़ाई, लेकिन जलालुद्दीन उन कीमतों पर किसी पर भी नहीं माना। तो इससे बड़ी ईर्ष्या हुई गोरी को। उस समय पर गोरी, अगर मैं बात करूं, जो वहाँ लाहौर से लेकर के उधर के बाजारों को, उसका उतना नियंत्रण नहीं था, उतनी बड़ी शक्ति वो नहीं था, बस हाँ कि वो ठीक है, वो बाजारों में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो कहते हैं कि उसने खलीफा को पत्र लिखा इस बात को कि भाई यहाँ के जो व्यापार के बाजार हैं जहाँ पर दास बेचे जाते हैं वो बंद कर दिया जाए। तो कहते हैं कि भाई खलीफा ने उस समय पर जो है उसके आदेश को, मतलब उसका आदेश तो क्या मानता, खलीफा ने इस पर विचार किया और ये कह दिया कि यहाँ के बाजार नहीं लगेंगे। तो मतलब गोरी इसको कामयाबी नहीं हुआ खरीदने में। तो बाद में उसने ये टास्क, मतलब ये जिक्र ऐबक से किया। तो कहते हैं कि ऐबक ने उन बाजारों को व्यवस्थित करवाया, दिल्ली में बाजार लगाया। अब दिल्ली के राजा तो ये थे, अब यहाँ तो व्यापारी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, चीन टपाक डमडम कर नहीं सकता, तो फिर क्या होगा, उसको फिर बेचना पड़ा। तो इसको फाइनली मतलब गोरी नहीं खरीद पाया, ऐबक ने इसको खरीदा। ऐबक ने जब इसको खरीद लिया तो ऐबक के वहाँ पर जब भर्ती हुआ, मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट था, तो ऐबक के यहाँ इसके प्रमोशन बहुत हुए। जैसे सबसे एक मैंने आपको भी पद बताया था, कौन सा, इसको याद रखना। तो दिल्ली के बाजारों में इसको कौन खरीदार, इसका जलालुद्दीन, तो इसको बेचने वाला हो गया और खरीदार बना इसका ऐबक। और ऐबक के टाइम पर ये जो है आपका, इसकी बात कर रहे हैं, इल्तु की बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश। और ऐबक के टाइम पर जब इसका आपका जैसे सर ए जहांदार पर इसका सर ए जहांदार, इसको बोलते थे अंगरक्षकों का प्रधान, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षकों का प्रधान। पूछा जा सकता है आपसे गुलाम वंश के समय पर सर ए जहांदार पद का क्या मतलब होता था, अंगरक्षकों का प्रधान, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या बना, शिकार विभाग का प्रमुख, अमीर शिकार बना, इंग्लिश में भी अमीर शिकार ही बोलेंगे। इसमें था आपका जो शिकार करते थे, हंटिंग डिपार्टमेंट था, शिकार विभाग लिख लिया करो, हंटिंग डिपार्टमेंट।
मोहम्मद गोरी की तो सबको मैं एक खबर फैल गई थी, मोहम्मद गोरी मारा गया, मरा तो 1206 में था। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जब ये खबरें चल रही थी तो मैंने कहा था मोहम्मद गोरी भारत आया, उसने एक अभियान किया था खोखरों के विरुद्ध। तो उस खोखरों के अभियान में उसके साथ में इल्तुतमिश भी था। उसने इल्तुतमिश को जब लड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि ये तो एक बहादुर जवान है। तो वहां पर उसने ऐबक, उसका जो है प्रधान सेनापति होता था उस समय, तो उसने ऐबक को एक सलाह दी कि भाई तुम्हें जो है इल्तुतमिश के साथ में एक अच्छा बिहेवियर करना है, इसके साथ में ना मतलब कभी सख्ती से पेश मत आना, इसके साथ एक अच्छा व्यवहार करो, ये लड़का बड़े काम का है, ये बोल दिया गया। तो इल्तुतमिश कहते हैं कि इल्तुतमिश के साथ में ऐबक ने हमेशा अच्छा व्यवहार किया और सिर्फ गोरी के कहने की वजह से। फिर उसके प्रमोशंस हुए तो जब ऐबक आपका गद्दी पर था तो बहुत सारे अभियान उसने किए, जैसे कि आप देखोगे बर्न क्षेत्र, जैसे जो गौतम बुद्ध नगर सुना है आपने, बताओ फटाफट से सारे लोग थम्स अप करके। नोएडा सुना होगा। आज जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, इसकी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं। और पहले तो गौतम बुद्ध नगर नहीं होता था, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, उसकी ही सीमाएं तब दिल्ली तक लगती थी। ठीक है, जो गाजियाबाद सुना होगा आपने, बुलंदशहर के पास में गाजियाबाद है। तो क्या हुआ कि भाई इसने पहले दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, जैसे बर्न को इसने जीता, इल्तुतमिश ने। बर्न जिसको आज हम बुलंदशहर बोलते हैं, बर्नी के नाम पर उसका नाम बोलते हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बर्नी के नाम पर नहीं है, वहां पर एक राजा हुए थे अहीबरन, उन्होंने स्थापना की थी बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर इसने जीता। अलीगढ़ जिसका पुराना नाम कोल है, जहाँ के ताले प्रसिद्ध आप सब जानते होंगे, अलीगढ़ को इसने जीता। ठीक है, ये क्षेत्र इसने जीता। उसके बाद में इसने जीता बदायूं को। तो सबसे मेजर टर्म आती है बदायूं का इक्ता, इसको कब प्राप्त हुआ? इक्ता का मतलब सेना में जगह दी जाती थी कमांडर को, ये जगह तुम्हारी है, तो क्या बोलेंगे इसने यहाँ से? बदायूं जीता। मेजर बात ये है, बदायूं इसने जीता, बदायूं जीता, और बदायूं इसने जीता यहाँ पर, और 1197-98। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। बदायूं इसने कब जीता था? 1197-98 में। अब यहाँ पर हमारे इतिहास से एक चैप्टर गायब है, डोड राजपूतों का। तो आप कभी रिसर्च करोगे और ये जानोगे कि डोड राजपूत थे एक चंद्रसेन। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मतलब बहुत तगड़ा इसके साथ में संघर्ष किया था बुलंदशहर के क्षेत्र में भी। जब बुलंदशहर में था तो पहले उस बुलंदशहर में ही टकराए थे। तो कहते हैं फिर उसने जो है अपनी दिशा बदली थी और वो बदायूं की तरफ गया। बर्न में उतना उसने सारा नहीं जीता, लेकिन वो फिर किधर मूव कर गया? बदायूं की तरफ। 1197 याद रखेंगे। छोटी सी बात को, जमीन का टुकड़ा कैसे? जैसे भाई बहुत सारे राजाओं ने अपने अभियान किए तो उन सबको सेनाओं की जरूरत थी। तो जब सेनाएं आगे बढ़ी तो सेना का परिवार तो पीछे छूट जाता था, मतलब वो तो सब लोग घर पे रहते थे। अब सैनिक को जो वेतन मिलता था तो वो सैनिक को मिलता था कि भाई आपका कई राज्यों में दैनिक वेतन दिए हैं, कहीं ना क्या बोलते थे भाई 2 दिन का हिसाब एक साथ होता था, और वो बाजारों में अपने जहाँ घूमते जाते लूट मार करते जाते, तो उस तरह से वो चीज़ों को खरीदते और वेतन उनको मिलता। जो भी राजा तय करे वो ऐसा निश्चित वेतन का प्रमाण किसी का नहीं मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हम इन बातों करेंगे। तो आप एक बात देखोगे कि इन सब राजाओं ने क्या किया कि भाई ठीक है उसको हम खत्म करते हैं। इल्तुतमिश ने बोला कि भाई मैं दूंगा अपने सैनिकों को एकता A18 Pro, your go. ये आपकी फैमिली के लिए रहेगा, आप इसमें खेती करें, इसकी जोत करें, इसको बोएं, और इससे जो अनाज उत्पादन हो उससे तुम्हारे परिवार का पेट भरे, ताकि उनका जो बच्चे हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनका भरण पोषण हो पाए। तो समझ पाए एकता का कॉन्सेप्ट क्या है? हम सब करके बता दिया करो मुझे एक बार, चीज़ों को पहुंच दिया करो। कोई दिक्कत? तो एकता का अर्थ समझ गए, जमीन का टुकड़ा। मतलब कि आप समझ गए भाई अरेबियन लोग हैं, अरेबियन वर्ड्स हैं, तो अरेबियन वर्ड्स यानी कि अरब के जो शब्द हैं उनका अर्थ हम समझ रहे हैं, जमीन का टुकड़ा है। लेकिन जब आपका बलबन आएगा, बलबन इसमें कुछ माइनर चेंजेस करेगा, तो मैं आपसे पूछूंगा एकता क्या है? अलाउद्दीन खिलजी आकर के एकता को खत्म कर देगा, तो बोलेगा नहीं। किसी इसके ड्रॉबैक्स क्या बताएगा एकता के? भाई किसी परिवार में तो आपका 10 सदस्य थे, किसी परिवार में डिपेंडेंट 20 थे, किसी में 30 थे। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो क्या सरकार आपको पैसा इस हिसाब से देगी कि आपकी फैमिली में आप पर निर्भर कितने लोग हैं, या आप जो काम करते हैं उसके हिसाब से देगी? तो इसने तो दिया आज के सिस्टम के हिसाब से कि भाई ठीक है तुम ये काम करो, तुम्हारा ये पैसा तुमको जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है नहीं, मेरी जो सेनाएं हैं उन सब की जिम्मेदारी के साथ साथ में उनके परिवारों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो उसने कहा जिस परिवार में ज्यादा लोग होंगे उनको उसी हिसाब से मैं एकता दूंगा, यानी उनको जमीन उतनी ही ज्यादा मिलेगी, डिपेंडेंट ज्यादा है। उसने कहा कि भाई अगर जो सैनिक मेरे गए हैं अगर वो घर की और मानसिक इन चिंताओं में घिरे रहेंगे तो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। अगर युद्ध लड़ना है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का विजन था ना, वो भी सिकंदर सानी बोलता है खुद को, उसको भी दुनिया जीतनी है, उसके भी ड्रीम सिकंदर की तरह थे। तो वो कह रहा कि भाई मुझे वॉर के लिए सेना चाहिए, तो इनके मन में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये एकता है। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई, याद रखेंगे। कि चहलगानी क्यों कहता है? इसके बारे में इतिहासकार ये कहते हैं कि इसने तुर्क के चहलगानी बना अपनी ही संतानों की कबर खोद दी, मतलब अपने ही बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी इसने मारी इल्तुतमिश ने, क्योंकि ये तुर्क के चहलगानी जब इसने बनाया तो उसके पीछे इसका एक मोटिव था। मोटिव ये था कि इससे पहले राजा कौन कौन रहे हैं, 2 प्रमुख नाम बताएंगे फटाफट से। इससे पहले 2 प्रमुख व्यक्ति कौन रहे हैं जो थोड़े ताकतवर रहे, तो एक अंतर करना। आप कहोगे भैया एक तो इसके पहले गोरी रह गया पहले तो, और फिर गोरी का गुलाम आया ऐबक, आराम से आपको तो काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये जो गोरी है और जो ऐबक है, ऐबक के पक्ष में जो लोग थे उनको बोलते हैं कुतुबी सरदार। कौन से सरदार थे? कुतुबी सरदार। लिखना मत इस बात को। गोरी के पक्ष में जो थे, जो मतलब गोरी के टाइम से जिनको पावर मिली हुई थी, जिनके कुछ अपने ड्रीम्स थे कि भाई आगे चल के हमारा शासन ऐसा होगा, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, तो गोरी के जो साथ थे वो थे मुइज्ज सरदार, और ऐबक के साथ में थे कुतुबी सरदार। तो जब इन सरदारों ने देखा कि भाई यार ये तो हमारे तो हित पूरे हो ही नहीं रहे, और एक गुलाम अलग से उठ के आया है बदायूं से इल्तुतमिश, और उसने दिल्ली को टेक ओवर कर लिया है, तो इन सबने उसकी खिलाफत करनी शुरू की। तो इसने देखा कि भाई यार इस तरह से तो इंटरनल चीजें बिगड़ जाएंगी, इंटरनल चीजें ना बिगड़े, तो उसने देखा कि भाई इस समय कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं, तो उसने ऐसे 40 लोगों को चुना। तुर्क के चहलगानी का मतलब क्या है? कितने सरदार थे इसमें? 40 सरदार, 40 चीफ बनाए गए। उसने 40 लोगों को चुना, भाई ये 40 लोग जो हैं मेरे भरोसे के लोग हैं, और ये सब इसके विश्वास पात्र लोग थे। और ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ अपने नजदीकी लोगों को चुन लिया, यहाँ पर इसने देखा कि भाई नजदीकी विश्वास पात्र होने के साथ में उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, यानी एबिलिटी को भी देखा उसने। तो इस तरह से उसने 40 तुर्क सरदार बनाए और उन सबको उसने शक्तियां दी और साथ में उन्हें निर्भर रखा अपने ऊपर। तो कहते हैं इसने इल्तुतमिश ने अपने उस समय की आंतरिक समस्याओं को तो खत्म कर लिया, लेकिन इसने एक विजन नहीं सोचा कि भाई मेरे शासन के बाद में जब मैं मतलब मेरे उत्तराधिकारी शासन करेंगे तो क्या ये किसी को गद्दी पर बैठने भी देंगे, नहीं देंगे, या एक टाइम के साथ में ऐसा तो नहीं होगा मेरे बाद में बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो इल्तुतमिश इसका एक साइड देखता है, वो इनको विश्वास पात्र मानता है और कहता है कि हाँ ये शायद मेरे ही पक्ष के व्यक्ति रहेंगे, या ये समझे उस समय की समस्याओं को हल करने के लिए उसके पास सबसे बेहतर विकल्प यही था कि अन्य सरदार जो अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहे थे, पावर बढ़ाना चाह रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था। इन्हीं 40 सरदारों में से एक मुख्य काजी बनाया गया। मुख्य काजी जैसे आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ कौन है? आपको सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर दिल्ली में जो मुख्य न्यायाधीश था वो था उस समय मिनहाज उस सिराज। जब तुर्क के चहलगानी बनाया गया तभी मुख्य काजी का पोस्ट दिया गया किसको? मिनहाज उस सिराज को। मिनहाज उस सिराज जिसने ताजुल मासिर के बाद में अपनी बुक लिखी तबकात नासिरी, और इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है हम तबकात नासिरी से जानते हैं। वही व्यक्ति जिसने रजिया का इतिहास भी लिखा, कल की क्लास में पढ़ेंगे रजिया का बड़ा मतलब आप कहोगे भैया ये तो फनी हिस्ट्री है। तो खिलअत प्राप्त की किसने? इल्तुतमिश ने। गॉड खिलअत का मतलब होता था एक प्रशंसा पत्र होता था उसकी तरफ से सुल्तान की तरह, सुल्तान को दिए जाते थे गॉड। हम आपको बैक में लेकर चलूंगा थोड़ा सा पीछे और विजन सेट करना। मैंने आपको बताया था कि गोरी के 4 गुलाम थे, ऐबक की तो डेथ हो चुकी थी जब गद्दी पे बैठा, आप कहेंगे हाँ जी, लेकिन बख्तियार खिलजी की भी डेथ मैंने आपको बता दी थी। मैंने कहा था आपसे एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर बख्तियार खिलजी ना मरता
तो ऐबक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन रहता? बख्तियार खिलजी रहता, लेकिन उसकी भी डेथ पहले होगी। अब लेकिन दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति बचे हुए, उनके नाम बताओ मुझे फटाफट से, कौन कौन थे? तो आप कहोगे एक व्यक्ति तो है यल्दौज, यल्दौज, ठीक है। और यल्दौज कहाँ पर था? गजनी वाले क्षेत्र में। और एक कुबाचा, अभी कहीं नहीं गए, मैंने कहा था गद्दी के दावेदार हैं अभी। कुबाचा ये कहाँ पर था? मुल्तान, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और वो ईरान वाले क्षेत्र में। तो यल्दौज का क्या उसने उस समय पर, जब एक तीसरा व्यक्ति और इस समय पर निभर के आया था आपका, जो बंगाल का शासक था उसके समय पर, अली मर्दान, उसको भी लिख लीजिए, नया शासक उभर के आया था, अली मर्दान। अली मर्दान, इसने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था, बंगाल, ठीक है। तीन चुनौती हुई, और एक चौथी चुनौती तो बहुत छोटी सी थी, आराम शाह। जब गद्दी पर बैठ रहा था उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बैक में, मैंने कहा बैक में चलते हैं। आराम शाह की मैं कहानी आपको बता चुका, कैसे उसने इसको खत्म किया। यल्दौज इस समय पर इसके मुकाबले बहुत बड़ी शक्ति है, और तुम यहाँ पर एक सिद्धांत समझना, मतलब इसके अंदर इतना पेशेंस था इल्तुतमिश के अंदर कि जब यल्दौज कुबाचा से बढ़कर के भारत की तरफ आ रहा था, यल्दौज कुबाचा से बढ़कर मतलब क्या, मुल्तान वाले क्षेत्र से भी आगे, उसने यहाँ पर आकर आपका अगर मैं बात बताऊँ, पंजाब वाले क्षेत्रों को जीता, दिल्ली के पास वाले कई क्षेत्रों को उसने जीता, लेकिन इल्तुतमिश तब तक उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया जब तक वो शक्ति नहीं बन गया। बात समझ पा रहे हो मेरी? कि प्रयास कौन कर रहा है? गजनी की तरफ से प्रयास कर रहा था यल्दौज। यल्दौज पावरफुल था, गजनी का क्षेत्र आप जानते हैं, वो समय पर जो है मिड एशिया का सेंटर माना जाता था, लेकिन इल्तुतमिश उसकी किसी कार्रवाई का जवाब नहीं देता था। उसने सोचा कि इल्तुतमिश तो मतलब शायद कुछ करेगा ही नहीं, और बड़े प्यार से दिल्ली जीत लूंगा, क्योंकि जब भी उसके अटैक हुए 3-4-5 बार दिल्ली के पास वाले इलाकों में, तो इल्तुतमिश ने रिएक्ट नहीं किया। इल्तुतमिश ने पहले अपनी शक्ति जुटाई। आप अपने ऊपर इस बात को अप्लाई करना, जैसे आप बहुत आवेशित हो जाते हो ना किसी चीज को लेकर के, और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो, फिर तो तुरंत आवेशित नहीं होना, एकदम से चार्ज नहीं हो जाना है, थोड़ा धैर्य रखना है, योजना बनानी है, उस योजना के अनुरूप काम करना है। क्योंकि अगर योजना बनाओगे और काम करोगे, तो 1215 में युद्ध लड़ा गया त्राइन का, थर्ड बैटल ऑफ त्राइन, उसमें यल्दौज को मारा, यल्दौज को कमजोर कर दिया, और गजनी का अंतिम सम्राट है यल्दौज, जिसने दिल्ली की तरफ नजर डाली थी, और इसके बाद में कोई गजनी का सम्राट ऐसा नहीं हुआ जिसने दिल्ली के बारे में विचार तक भी किया हो। बाद के इतिहास में किसी भी व्यक्ति का प्रयास नहीं दिखता कि दिल्ली के लिए कोई प्रयास नहीं करे, ठीक है। तो याद रखना, छोटी सी चीज नोट करना, यहाँ पे मैंने बताया यल्दौज गजनी, इसके लिए लिख लेना वर्सेज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन सा हुआ इसके लिए? त्राइन का थर्ड बैटल, कौन जीता? त्राइन थर्ड। त्राइन थर्ड के बारे में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं 1215 में हुआ था, बहुत सारे कहते हैं कि वो 1216 में हुआ, तो 1215-16 लिख लीजिए, 1215-16। कुबाचा का क्या किया? तो ये तो इसने खत्म कर दी समस्या एक। अली मर्दान को इसने बंगाल अभियान में मारा जाकर के, तो पूछा जाता है कि भाई इल्तुतमिश का बंगाल में प्रतिद्वंदी कौन था जिसने उसके विरुद्ध जो है बगावत कर दी थी? कुबाचा। कुबाचा का कंट्रोल कहां पर है? मुल्तान में। इसने कर ली थी आपका आत्महत्या, आत्महत्या, क्योंकि ये बेचारा बहुत लूटा गया, इसको मंगोलों ने भी लूटा, इसको अगर हम बात करें आपका इल्तुतमिश ने भी हराया, और मुल्तान में ही हराया जाके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि मुल्तान वाले क्षेत्र के पास में कौन था? लाहौर। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण कब किया था? इसको नोट करना, लिख लो। हुआ भी था नहीं, लेकिन इतिहास में लिखा होता 1221 में, क्योंकि वर्तमान दिल्ली वाले क्षेत्र या वर्तमान भारत की सीमाओं में नहीं आया, ये सिंधु नदी के तट तक आया था, और वहीं से इसकी सेनाएं लौट गई थी। क्या कारण रहे थे अभी पढ़ेंगे। मंगोल अटैक, मंगोल अटैक, मंगोल अटैक। मंगोलों के बारे में मैं आपको अगर बताऊं, जैसे आपसे कितने लोग जानते हैं सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी? हम सब करके बताओ मुझे। तो आप कहोगे भैया दुनिया, हम ये पढ़ते आए बचपन से, दुनिया सिकंदर जो है विजेता है, और सारे लोगों ने फलाना ढिकना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वो, मतलब मेरी क्लास में द ग्रेट नहीं है, मुझे द ग्रेट जैसी उसकी कोई चीज दिखती भी नहीं है। मैंने कहा ना, यूनानी इतिहासकारों ने थोपा, ऐसे ही आपका इनके अपने जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने थोपा। इतना तो सब लोग जानते हो, मैंने पुराने छात्रों को भी बताया कि जो सिकंदर था उसने उस समय के वर्ल्ड के 4.5% क्षेत्र को जीता था, या कहीं लगभग 5% को जीता था, पूरी दुनिया नहीं जीती थी। लेकिन आज आप अगर वर्ल्ड मैप देखोगे ना, वर्ल्ड मैप, भारत की स्थिति आप सारे जानते हो कहां पर है। भारत से ऊपर का जितना भी हिस्सा था, अरब से लेकर के चाइना वाला, ये रूस से लेकर के ये सारा क्षेत्र, कहते उस समय के क्षेत्रफल का लगभग 25% के आसपास वो चंगेज खान ने जीत लिया था। चंगेज खान, गेंगिस खान बोलते हैं इसको, चंगेज खान, याद रखना। आक्रमण मैंने बताया, मंगोलों का आक्रमण, ऐसे लिख लो छोटी सी बातों में। लीडरशिप किसके हाथ में थी इनकी? नेतृत्व तिमुचिन के हाथ में, तिमुचिन, और तिमुचिन ही है चंगेज खान, चंगेज खान, तिमुचिन। सुना है सब लोगों ने, मंगोलिया की कैपिटल आपका उलन बटोर है, आपको हाँ जी। तो मंगोल देश की एक खानाबदोश प्रजाति थी, इनका काम होता था लूट मार का, युद्ध का, और इसी जाति में आपका कहते हैं फिर धीरे धीरे जो है वो मंगोल लोग आपका बढ़ गए आपका बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म के बाद में कहा जाता है कि ये बौद्धों से फिर हो गए आपका समानिष्ठवादी, यानी विकृत चित्त बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म से भी विकृत हो गए, और चंगेज खान ने अपना खुद का एक नया सेक्ट बना लिया, समनवाद। समनवाद, ये समझना, लिखना मत। उसने कहा कि भाई पूरी दुनिया पे हम नियंत्रण करेंगे। उसकी दो थ्योरी थी, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में सब लोगों ने जज किया कि या तो वो हत्याएं कर रहा होता था या बलात्कार। उसके बारे में दो स्टेटमेंट है। वो ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति की मर्दानगी इस बात से तय होगी कि उसने कितने बच्चे पैदा किए हैं। और आज के जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सब ने लिखा है, मंगोल क्षेत्र से लेकर के आज जो वंशज हैं, जो चंगेज खान की औलादे हैं, चाहे उसकी 10वीं पीढ़ी की, 12वीं पीढ़ी की, ऐसे 1,60,00,000 लोग दुनिया में मौजूद हैं। अगर आज 800 करोड़ का प्रतिशत आप निकालोगे तो 0.5% लोग ऐसे हैं जिनका मतलब ऐसे समझो किसी ना किसी पीढ़ी में संबंधी है पिता पक्ष की ओर से, चंगेज खान। तो जब ये चला दुनिया में अपनी सेना लेकर के और समनवाद को लेकर के, तो मतलब इसके बराबर अत्याचार पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, इतना अत्याचार ये था उस समय की। आप ये समझिए, इसकी युद्ध करने की वजह से बहुत सारे पर्यावरण विदों ने इस बात पर लिखा है कि उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्यों? क्योंकि इसने व्यक्तियों को नहीं मारा, सिर्फ इसने व्यक्तियों को मारा, जंगलों को नष्ट किया, पेड़ों को नष्ट किया, इसने किसी के पालतू जानवर थे उन्हें मारा, कुत्ते बिल्ली जो मिले इसने वो मार दिए, क्योंकि अपनी सेना को इनाम देता था इस बात से कि आपने जो कत्ल किए हैं उनकी जितनी ऊंची मीनार होगी उतना ऊंचा इनाम आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर मीनार नीचे रहेगी तो दंडित भी किया जाएगा। तो सोचो कैसा कत्लेआम होगा। रिसर्चर्स ने लिखा है कि जब इसका ईरान आक्रमण हुआ तो ईरान की पॉपुलेशन उस टाइम 2.5 मिलियन थी, 2.5 मिलियन बोले तो 25 लाख, और इसके आक्रमण के समय कहते हैं लगभग 2 लाख लोग जीवित रहे। ईरान में 23 लाख लोग इसने मार दिए, इसके नाम से लोग कांपते थे। अभियानों में 1227 में इसकी डेथ हुई, और 1227 में इसकी डेथ हुई तो उस तक बोलते हैं कि इसने लगभग 4 से 4.5 करोड़ लोगों की हत्याएं कर दी, 4 से 4.5 करोड़। इसकी सेना, घायल सेना के लिए कहा जाता है कि भाई उनके इलाज के लिए उस समय पर जो आज दुनिया में विज्ञान अपना रहा है, हालांकि आप सबको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज की तो दवाइयां बहुत फॉर्म में आई आपका बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए।
अब इस चंगेज खान, आपको याद हो, थोड़ा और बैक में चलिए, मैंने आपको कहा था कि जब गजनवी था, गजनी, तो गजनी, जब गजनी की डेथ हुई और गजनी कमजोर हुआ तो गजनी में दो ग्रुप बने थे, एक तो गौर और दूसरा ग्रुप मैंने कौन सा बताया था आपको? एक तो गौर बताया था जिस सीरीज से आपको मोहम्मद गोरी आया। दूसरा मैंने बताया था कि उनका जो युद्ध था वो था ख्वारिज्म के शासकों से। तो एक दूसरी शाखा थी ख्वारिज्म। उसी ख्वारिज्म शाखा में जो ख्वारिज्म का शाह था उसको चैलेंज कर दिया चंगेज खान ने, तुझे मारूंगा। वो तो भाई भाग छूटे, बाप अलग बेटा अलग, जलालुद्दीन मकबरनी आगे आगे, जलालुद्दीन मकबरनी ख्वारिज्म के राजा का बड़ा बेटा है, ख्वारिज्म शाह का बड़ा बेटा है, उसने दौड़ लगा दी सुनते ही चंगेज खान। अब जब वो दौड़ता हुआ आया तो उस समय पे उसने देखा कि मदद मिलेगी मदद मिलेगी, तो कहते भारत आ गया, इल्तुतमिश के घर पे आ गया, दूत भेज दिया, मतलब तो क्या था, अपनी सेना लेके चलता था, वो भी इतना कमजोर नहीं था, लेकिन चंगेज खान का खौफ था। तो इल्तुतमिश के टाइम पे जब वो एम्बेसडर आया, दूत आया, उसने कहा भाई साहब, ओ हेलो चाचा, वो हेल्प मांग रहे हैं आपसे, जलालुद्दीन मकबरी, उनके पीछे चंगेज खान आ रहा है। कहते इल्तुतमिश को उस समय तक उतना बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उसके बारे में, इल्तुतमिश को उसी दिन पता चला। और मिनहाज उस समय की स्थितियों के बारे में ज्यादा ज्ञान रखता था, उसने मिनहाज से पूछा कि भाई क्या मैटर है, कौन है? हुई चंगेज खान। उसने कहा पापा जी, मतलब मिनहाज का पापा, ये इल्तुतमिश जिसका मतलब दरबारी इतिहासकार है वो। तो उसने बोला मतलब कैसे भी बोल दिया होगा, ऐसे समझ लो। मैंने बोला चक्कर मत पड़ जाना कैसे भी, खुद तो मरोगे मियाँ, हमें भी मरवाओगे। उसने बोला कि भाई सही बताओ। मैंने कहा हाँ जी, खतरनाक आदमी है, इसके चक्कर में तुम इसे यहाँ रोकोगे, तुम इसको हेल्प दोगे। तो ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा आया कि कोई मुस्लिम शरणार्थी किसी के पास में आया और एक मुस्लिम राजा ने पनाह न दी डर के। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश की कूटनीति थी कि उसने भारत पर होने वाले उस मुगल आक्रमण को अपनी समझदारी से टाल दिया। उसने कहा भाई हट लो तुम। अब वो जाते जाते वो तो बड़बड़ाते हुए, उसने कहा यार तुम काय के राजा हो, तुम कह रहे हो दिल्ली के, ये वो, हमें यहाँ विद्या, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इनके बस का कुछ भी नहीं है, बस ऐसी बेवजह की बात करते हैं। बोला भाई ये पता चला, बोला भाई ये तो पीछे भी आफत, वो नहीं बोलते क्या है वो कहावत, बताओ तुम, पीछे खाई वाली, आगे कुआ पीछे खाई, वो फिर भागा। तो जैसे ही जो वो भागा सिंध से, तो उस समय तक सेनाएं सिंध पे आ चुकी थी चंगेज खान की, तो बोलते चंगेज खान फिर उधर से उसके पीछे हो गया, अच्छा भाग के जा रहा बेटे, हम भी तेरे पीछे। तो वो ऐसे आक्रमण चला है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तिमुचिन, तिमुचिन चंगेज खान के बाद में जब जीता, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश ने बिहार वाले क्षेत्र, यानी बंगाल बिहार, आपको पता ही होना चाहिए पहले, एक ही क्षेत्र था ये, बिहार की जो जिम्मेदारी दी थी, या ये कहते हैं सीधे सीधे पोस्ट दी थी सूबेदार, बिहार का सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार जानी को बनाया। जानी सिंगर नहीं है, अलाउद्दीन जानी की बात कर रहे हैं, वो नहीं जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, अलाउद्दीन जानी सूबेदार बनाया। क्या बोलेंगे उसको, क्रिएटेड ए पोस्ट ऑफ सूबेदार फॉर अलाउद्दीन जानी इन बिहार, अलाउद्दीन जानी इन बिहार। 1232 में ग्वालियर जीता, 1232 में ग्वालियर जीता। पूछा जाएगा इल्तुतमिश ने आपका ग्वालियर को कब जीता था, मध्य प्रदेश में, क्या बोलोगे? कॉन्क्वर्ड ग्वालियर इन 1232। यहाँ पे बहुत सारी कहानी है, मतलब उनको बोला जाता है, आपका मलय देव भी बोला जाता है, या सारंग देव भी कहा जाता है। तो वो ग्वालियर के राजा थे, तो ग्वालियर फोर्ट पर जब इसकी सेनाएं गई थी तो 8 महीने तक रुकी रही थी, 8 महीने तक। तो जब ये कहते हैं कि संधि होने की बात की, लेकिन उन्होंने संधि नहीं की। फिर इन पे इन्होंने क्या किया था, ये पहले बना लेते मचान, जैसे किला है, किला। तो ये लोग क्या करते थे, सामान लगा करके किले का दरवाजा तुम नहीं खोल रहे हो, तो ये बनाते थे मचान, ऊंची ऊंची, इन पर सैनिक चढ़ चढ़ के क्या चलाते थे, तीर चलाते थे, तीर। मचान बना ली बहुत सारी किले से, है ना, जाकर के किले की खिड़की की हाइट की बना ली कोई, उसमें गोला फेंक दिया किसी ने कुछ। हर साल बर्थडे तो आता है ना, तो जाहिर सी बात नियम प्रजाति, मेंटल प्रजाति, तो उसी का रहता है कोई कोई। नॉर्थ में एक तो याद रखना, एक राजा का नाम कहीं किनारे पे लिख के रखो, नाम है आपका, क्या बोलोगे, रावल महाराज उदय सिंह, सॉरी, इनका योगदान पढ़ना, रावल महाराज उदय सिंह। देखो ये कितना झूठा आदमी है, ताजुल मासिर को लिखने वाला व्यक्ति कौन है झूठा जी? ताजुल मासिर को जो लिखता है कितना झूठ बोलता है। हसन निजामी कहता है कि जब इन्होंने आक्रमण किया था, ये जालोर के राजा थे, जालोर के, कह रहा जब आक्रमण किया ना इल्तुतमिश ने, तो वो एकदम से अपना प्रार्थना पत्र संधि के लिए आए और उन्होंने 100 ऊंट और 20 घोड़े दे दिए। आपने आज तक कभी सुना है कि 100 ऊंट और 20 घोड़े पर कोई समझौता हुआ हो? दिल्ली से कोई आदमी जाए आपका जालोर पे, राजस्थान में, और 100 ऊंट पे संधि हो जाए, पॉसिबल है कि आप अपना माइंड सेट लगाइए। उस बुद्धू ने इतना भी नहीं सोचा, इसको कल लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे। जबकि ऐसा हुआ था, यहाँ पर बहुत एक जबरदस्त वॉर हुआ, और इसके बाद में कभी इल्तुतमिश की तरफ से आपका प्रयास नहीं हुआ था। रावल जी इतना बेहतरीन इस युद्ध को लड़े थे, इवन उनके दोस्त एक जैतर सिंह मेवाड़ में, गुहिल वंश में, जब उन पर अटैक हुआ था तो इन्होंने एक संघ बना करके उनकी भी मदद की थी उस वॉर को भी। इसके बारे में इतिहासकार इस बात से सहमत है कि हाँ ये युद्ध 50-50 पर रहा, ना ये हारे ना वो जीते, और एक सम्मानजनक संधि में इल्तुतमिश ने इनका आधिपत्य को स्वीकार कर लिया कि ठीक है यहाँ राजस्थान में आप रहिए। तो आप कहेंगे भैया जब वो इतने शक्तिशाली थे तो वो दिल्ली को क्यों नहीं जीतते थे? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भारतीय राजाओं में उस समय दूरदर्शिता की कमी थी, और दरअसल में ऐसा भी होता था कि अगर वो कभी अभियान करते भी दिल्ली पे, तो उनको पता था कि वो पड़ोसी जो है ना, वो अभियान करके इस किले को लूट लेगा। आपस में संघर्ष बहुत ज्यादा था, यूनाइट पावर कोई नहीं थी कि अगर किला छोड़ के लड़ा भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अपना किला भी बचेगा। समझ पा रहे हैं बात को? कोई वजन था। साथ में इसने क्या किया था, आपका दूसरा काम इसने किया था कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। जो कॉइन्स होते हैं, आपने कॉइन्स देखा है अपने पास में, कभी सिक्का देखा आपने, कितने रुपए का सिक्का देखा है, सोचिए जरा। सिक्कों का नाम, सिक्कों पर ये लिखें, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। जैसे कि आप कहोगे भैया हमारे यहाँ पर मुंबई में टकसाल है, जानते हो इस बात को या नहीं? मुंबई की टकसाल, आप किसी भी सिक्के को देख के कैसे पहचानते हो कि कहाँ पर छपा, आपका कहाँ पर डाला गया है? जब बैंक में डालते हैं ना सिक्के कॉइन्स, हमारे पास 4 मिनट है, पहले मिनट मुंबई सिक्का देखोगे, उठाओगे, कहोगे इसमें नीचे अगर जहाँ पर ईयर लिखा रहता है, उस ईयर के नीचे डायमंड बना हुआ है, तो आप कह दोगे कि भैया ये तो जो है मुंबई में डाला गया है, मुंबई में बनाया गया सिक्का है। अगर आप दूसरा देखोगे तो जैसे कि नोएडा, नोएडा में एक टकसाल है, तो आप देखोगे डॉट, आप कह दोगे नोएडा में डाला गया है, ठीक है। हैदराबाद को आप देखोगे, हैदराबाद में आप देख के बोलोगे ईयर के नीचे क्या है, स्टार बना हुआ, तो आप कहोगे हैदराबाद में ये सिक्का डाला गया है। एक कोलकाता में मिंट, तो कोलकाता में जो सिक्के डाले जाते हैं उनको कोई आपका साइन ही नहीं होता, तो आप कह दोगे अच्छा कोई साइन नहीं, तो कोलकाता का है। ऐसे ही इसने क्या बोला कि इसके टाइम पे जो टकसाल थी, जहाँ पे सिक्के आपके ढाले जाते हैं, तो उस टकसाल का नाम लिखता था। हम सब करें, बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। छोटी सी बात हमने आपको बताई, और कैसे जरूरी बात बच गई। हाँ, इसका दरबारी कवि नहीं लिखवाया मैंने, आपको भी लिख लीजिए, इल्तुतमिश का दरबारी कवि। मैंने आपसे कहा ना जो 40 सरदार बनाए गए थे, तो मुख्य काजी कौन बनाया गया था? इल्तुतमिश का जो दरबारी, दरबारी कवि बोले या दरबारी इतिहासकार बोलते, कोर्ट हिस्टोरियन, क्योंकि इसमें किताब भी लिखी ना इतिहासकार। कभी भी पूछे किसने लिखा रजिया का इतिहास, तो आप इसी का नाम याद रखेंगे ना। याद रखना बच्चों, हर चीज सिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि आप मतलब उस शिक्षा को लेना। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, इतिहास का मतलब ये है कि उसको पढ़ के भविष्य के लिए तैयार होना। कोर्ट है जी मिनहाज उस राज, मिनहाज उस राज,
मिनहाज उसराज, उसराज। बुक है तबकात ए नासिरी, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 मेंस में भी पूछा गया, प्रीलिम्स में भी पूछा गया, दोनों में पूछा गया। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, ठीक है। दरबारी इतिहासकार। कभी पूछे रजिया के बारे में किसने लिखा, तो इसी ने लिखा। इल्तुतमिश का जो डेथ हुआ कब हुआ बताओ? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में, ये मैंने आपको बता दिया। शासन जरूरी नहीं कि जब मरेगा शासन तब तक का ही हो, शाहजहां का नहीं है, शाहजहां की डेथ बाद में हुई, शासन उसका 1658 तक का है। डेथ ऑफ इल्तुतमिश इन 1236। कहाँ पे मकबरा बना है? खुद ही बनवाया इसने, बाबर का, बाबर का सॉरी ऐबक का भी इसी ने बनवाया और स्वयं का भी। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश कहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली में, इन दिल्ली। कोई दिक्कत? बात क्लियर है सारी? बात क्लियर है सारी? लिखेंगे अच्छे से। एक स्क्रीनशॉट रखो अपने फोन में, अपने नोट्स में लिखना है इसको बाद में। स्क्रीनशॉट लो इसका कि गुलाम वंश के कौन कौन से राजा थे, उनका क्या काल है, आपको एक साथ पता होना चाहिए, क्योंकि अगले जब राजा होंगे तो आपको एक सिनेरियो सेट होना चाहिए कि कौन कौन हुए हैं। जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये तो 4 लाइन का राजा है। रजिया, बहराम शाह, यहाँ पर आप जो सबसे ज्यादा पढ़ने लायक होंगे, तो यहाँ पे बलबन पढ़ने लायक होगा, पढ़ेंगे सबके बारे में, रजिया और बलबन, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे भैया, फटाफट से आंसर कर दे, फटाफट से आंसर करें भैया प्लीज। स्टार्टिंग में राजा का नाम लिख के, ये लो भैया अभी तो दिखाया, स्टार्टिंग में राजा का नाम लिख के शासनकाल सबके लिखे हैं आपने, शायद ध्यान नहीं दिया दोस्त। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब कराया था? 1199। फटाफट बताएंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दिल्ली। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसे याद रख लेना, है ना, मिडेवल से। किसने बदायूं पर कब्जा किया 1197-98 ईस्वी में और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बदायूं पर कब्जा किया किसके टाइम पे बताएंगे? किसके टाइम पे? तो आप बोलोगे भैया जब गोरी की बात हमने की थी, तो आप कहोगे कि इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर क्या गोरी ने नियुक्त किया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? किसका गुलाम है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से शक्तियां प्राप्त हुई, ठीक है, और वहां की इक्तदारी उसे मिली थी ऐबक के टाइम पे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मूलतः क्या था? क्वेश्चन ये है, बताएंगे। मूलतः का मतलब क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा ओरिजिनली क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था। जेई में पूछा सिविल के लिए 2022। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? भैया 5 है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है? किस स्मारक के उत्तर पूर्व में? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। एक एक फैक्ट को, कहानी तो मैं तुमको बताता हूँ सारी, वो तो सारे तार जुड़ जाएंगे, लेकिन फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए ध्यान से। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार 1199 में, तो 12वीं सदी का अंत हो गया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये दरअसल में हमें पढ़ना आज ही था, लेकिन इसको हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलाई दरवाजा इसको बोलते हैं, अलाई दरवाजा। लेकिन अलाई दरवाजा हम कहाँ जानेंगे? इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य हम पढ़ेंगे, तब जानेंगे, ठीक है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की औसत ऊंचाई कितनी? अनुमानित ऊंचाई, सॉरी औसत नहीं, 73 मीटर बोलेंगे। सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। मिनहाज इस राज्य के शासन के दौरान एक इतिहासकार था, किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे। एकता प्रथा को सांस्कृतिक संस्थानिक दर्जा किसने दिया? तो एकता प्रथा किसकी है? इल्तुतमिश की है। बलवन चेंजेस करेगा इसमें आके। एक क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले में क्या दिया जाता था? एकता दिया जाता था। रिक्तस्थान ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्क चहलगानी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में गठन किया, तो किसको क्या बोलेंगे? कौन है? इल्तुतमिश तुर्क चहलगानी। इसके बच्चों का नाश करेगी आगे जाकर, देखना रजिया के खिलाफ कैसे होंगे। मंगोल शासक चंगेज खान की डेथ कब हुई? 1227। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्व ईरान में टांसी अक्सियाना पर आक्रमण कब किया? कब किया था? बोले 1219 में, ठीक है।